दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIS बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी का। ये चैप्टर जो है कई मायनों में देखा जाए तो 11वीं क्लास के लिए जो NCERT के सिलेबस है उसके साथ काफ़ी मैच करता है। प्लस जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन अ प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिएंट। दोस्तों, ये चैप्टर जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझाई जाएगी, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके लिए दोनों लैंग्वेज के जो है डॉस लेके आया है। तो आप देखोगे कि इसमें हम जो डिफरेंट टाइप्स के जो है हम पढ़ेंगे, प्लांट की वीकनेस, लीव्स कैसे कार्य करता है और कैसे जो है अपना मिट्टी से जो है मैन्योर लेके, फर्टिलाइजर लेके किस प्रकार जो है अपना जो है ये भोजन तैयार करता है। तो ये सारे कुछ तब होगी जब ये आप चैप्टर देखिएगा। लेकिन चैप्टर देखने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The 9th chapter is biology. There is nutrition in a plants, minerals, and nutrition. Friend, is an important chapter for 11th class NCERT. Syllabus are the same. Here, sometime you may be observed that a potato plant keep in the sunlight and provided with their sufficient water does not be grow. Its leaves look pale and weak. Plant may be not be even flower properly. Such a situation is the indication that the plant may be not be getting all that required for a normal growth and development. So, in a most of such a situation, one or more mineral required may be lacking in the soil, and you man has been to a farmer adding some extra manure khat to be a soil. In this lesson, you will be learn the importance of mineral nutrition in a plant. After the complete this lesson, you will be able to define the term of mineral nutrition, macro and micronutrients. So explain to the function of mineral with the reference to the techniques of the hydroponics and aerobics, and the list of the role of macro and macronutrition, and mention the deficiency symptom of macro and macronutrition and differentiation between to the autotrophic and heterotrophic nutrition in a plant. So describe to the xerophics and the parasitic modes of nutrition in a plant. दोस्तों, ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पादपों में पोषण और खनिज पोषण है। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर जो है कई मायने में
जो एनआईएस बोर्ड जो +2 के बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है ही है, प्लस जो ये 11वीं क्लास में पढ़ते हैं बच्चे एनसीईआरटी जिनका सिलेबस है, या जो यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो जिनके जो है सिलेबस में पादपों में पोषण और खनिज पोषण है, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है चैप्टर। तो इसमें यही बात बताई गई है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि गमले में लगा पौधा सूर्य के प्रकाश एवं पर्याप्त जल मिलने के बाद भी वृद्धि नहीं कर पाता है, इनकी पत्तियां पीली एवं दुर्बल नजर आती है, उस पौधों में ठीक ढंग से फूल भी नहीं खिलते हैं। यह स्थिति इस बात का सूचक है कि पौधों को वह सब नहीं मिल रहा है जो उसे सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए मिलना चाहिए। जैसे इंसानों में भी होता है, अगर किसी बच्चों को पोषण नहीं मिलता है, पोषक तत्व नहीं मिलता है न्यूट्रिशन के रूप में, तो वो क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं और माल न्यूट्रिशन के क्या होते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो सेम यही कंडीशन पौधों में भी देखा गया है, और वो एक तरह से उनके फूल का विकास भी नहीं होता और सही तरह से वो जो है ग्रोथ भी नहीं करते। तो कहते हैं दोनों में सेम ही कंडीशन देखा जाता है। कहते हैं अधिकांश स्थिति में मिट्टी में एक अथवा अधिक खनिज तत्व की कमी या न्यूनतम होती है, इसलिए अपने किसानों को मिट्टी में खाद डालते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा जो किसान है वो खाद डालते हैं, मैन्यूर डालते हैं, हर तरह खादें डालते हैं, जिसकी वजह से पौधा जो होता है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। जिस तरह डॉक्टर जो है किसी बच्चे को ग्रोथ करने के लिए हर तरह न्यूट्रिशन की जो है प्रोवाइड्स करता है, प्रोटीन देने के लिए जो है अग्रसर करता है, तो उसी प्रकार जो है किसान भी जो है एक तरह से किसान देखा जाए पौधों के लिए, तो वो जो है खाद उसमें देख के जो है प्लांट की ग्रोथ को और जो है उसकी जो है फर्टिलिटी क्षमता को बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं खनिज तत्व में कमी या न्यूनतम होती है, इसलिए जो अपने किसानों को दिखाई होगा। कहते हैं इस पार्ट में जो है खनिज पोषण के महत्व के बारे में हम और जानेंगे। साथ में जब आप ये चैप्टर कर लोगे ना, तो आपके समक्ष हर बात बहुत ही क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आप खनिज पोषण जो है मिनरल न्यूट्रिशन, वित्त पोषक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। तो इसमें जो है वित्त पोषक और सूक्ष्म पोषक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी वित्त पोषक जो मैक्रो कहते हैं और जो सूक्ष्म पोषक होते हैं उसे मैक्रो कहते हैं। तो न्यूट्रिशन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। साथ में जल संवर्धन यानी हाइड्रोफिक्स एंड द वायु संवर्धन यानी एरोफिक्स के संदर्भ में खनिज तत्व कार्य को भी हम बहुत विस्तार से इसमें जानेंगे। और साथ में वित्त एवं सूक्ष्म पोषक तत्व की उपयोगिता की सूची भी हम कर पाएंगे, बनाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ में जो है वित्त एवं सूक्ष्म पोषक तत्व में न्यूनतम लक्षण के बात भी करेंगे कि कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम जो है इसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद हम स्वयं पोषी यानी ऑटोट्रॉफिक्स और विषम पोषी पोषणों में अंतर भी जानेंगे कि स्वयं पोषी क्या होता है और विषम पोषी क्या होता है। तो ये सारे जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में हम मृत्युजीवी यानी सर्पोफैटिक्स और जो है परजीवी पैरासाइटिक्स पादपों में पोषण की विधि का भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये सारी बातों का चर्चा होगा। चलिए देखते हैं हमारा जो पहला टॉपिक क्या है। The first topic is what is a plant nutrition? Friend, what is the topic? What is a plant nutrition? This is an important topic. As you know that all living organisms require food to survive, grow and reproduce. And so very organisms take up food and utilize the food constituent for it is a requirement for growth as a series of processes involved in the synthesis of the food by the plant, breaking down to the food into the simpler substance and utilize of this simple substance from life process. Nutrition in a plant may be thus defined as a process of synthesis of food, its breakdown and utilized for the various function in the body. And the chemical substance of food are called nutrition. Friend, the chemical substance in a food is called nutrition. Example, carbon dioxide, water, minerals, carbohydrate, protein, fat, etc. The green plant can be make their own organic food from simple substance like water and carbon dioxide through the process of photosynthesis and are called autotrophics. Auto means cell, trophy means feeding. But the non-green plant and other organic which cannot be prepare their own food and obtain nutrition from a green plant is called heterotroph. Hetero means different. दोस्तों यहाँ पर जो है
पादप पोषण क्या है? देखिए पादप का पोषण कैसे होता है, यानी प्लांट में जो है न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे बनती है। तो ये बहुत ही रोचक है बात कि आखिर कैसे जो है प्लांट अपना भोजन को बनाता है और इसकी क्या क्या प्रोसीजर है और इसमें कौन कौन जो अंग है उसके लिए हेल्पफुल रहता है। देखिए ये तो आपको जनरली सबको पता है कि वो जो जड़ों से जो है न्यूट्रिशन लेता है और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिसका शायद आप अनभिज्ञ हो, आपको समझ नहीं है। तो ये हम जब समझेंगे तब आपको पता लगेगा, जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो सारी बातें जो है आपके समक्ष क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं जैसे आप जानते ही हैं कि समस्त जीवधारियों की को जीवित रहने एवं वृद्धि एवं जनन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे प्लांट हो, चाहे जो मर्जी हो। कहते हैं इसलिए प्रत्येक जीवों के वृद्धि की आवश्यकता के लिए भोजन ग्रहण करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और कर उसके खाद्य अवयव यानी कॉन्स्टिट्यूएंट का उपयोग भी करते हैं। क्रमिक प्रक्रियाओं द्वारा जो है पौधा खाद्य संश्लेषण तथा उसका सरल पदार्थों में विघटन करता है। अंत विभिन्न जीवन कार्यों में उन पदार्थों का भी उपयोग करता है। अंतः पादप पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य संश्लेषण, उसका विघटन तथा शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए उनका उपयोग भी करता है। देखिए जैसे मानव शरीर में होता है, हर तरह के जो है हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट अपना भूमिका अदा करता है। ठीक है, उनकी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो उसी तरह पादप पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य संश्लेषण, उनका विघटन तथा शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए उनका उपयोग भी करता है। ठीक है, तो मैंने कहा ना इंसान और पौधों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जब अब चैप्टर कंप्लीट होगा तभी समझ में आएगा ना कि कैसे डिफरेंस नहीं है। तो ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनाएगा। कहते हैं भोजन के रासायनिक पदार्थों के पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी भोजन को रासायनिक पदार्थों को हम पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि। तो ये सारे चीज़ें जो होती हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं पौधों में। हरे पौधे जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल तत्वों को प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अंत उन्हें हम स्वयं पोषी कहते हैं। आपको पता ही होगा स्वयं का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफी का मतलब होता है फीडिंग यानी फीडिंग करना। तो इसे हम कहते हैं स्वयं पोषी यानी स्वयं के बनाया हुआ पोषी। जो यानी पौधे जो है किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम जो है हम स्वयं पोषी है, हम स्वयं पोषी नहीं कहलाते हैं, क्योंकि हम जो है दूसरे जीवों पे निर्भर होते हैं, पेड़ पौधे या जीव जंतु पे हम निर्भर होते हैं, इसलिए हम स्वयं पोषी कभी नहीं कहलाएंगे। पौधा ही है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। आप सोचते होंगे कि खाना तो भाई हम भी स्वयं बनाते हैं, हम अपने हाथों से खाना बनाते हैं। दोस्तों खाना तो आप बनाते हो, लेकिन जो आपको मटेरियल घर में आता है वो आपने स्वयं नहीं बनाया है, उसको जो है पेड़ पौधों ने आपके लिए तैयार करके दिया है। जो प्लांट होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ होता है, सब उगते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं और आपके लिए भोजन बनाते हैं। तो आप लोग जो होते हो हमेशा विषम पोषी कहलाओगे, यानी हेट्रोट्रॉफी कहलाओगे, यानी डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, तो ये अत्यंत इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। परंतु अहित पौधे एवं कुछ अन्य जीव जो स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं, हरे पौधे में पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम विषम पोषी भी कह सकते हो या परपोषी भी कह सकते हो। जिसे इंग्लिश में हेट्रोट्रॉफिक्स कहेंगे, जिसका हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है मिनरल न्यूट्रिशन क्या है। Our next topic is mineral nutrition. Friend, what do you mean to mineral nutrition? Now we will be discuss how plant get a nutrients. You be already known that the carbohydrates are synthesized by the process of photosynthesis. And what are the elements present in the carbohydrates? So carbon, hydrogen and oxygen are the main element in carbohydrate. Friend, you know now there's a carbohydrate is a carbon, hydrogen and oxygen is a main element in carbohydrate, fat and protein also. In additional to this three element, plant need to the variety of element for their survive. These are generally referred to the mineral element. They are absorbed by the root system of plant in the form of their salt. And the study of the how plants get a mineral element and utilize them for their growth and development is called mineral nutrition. So what do you mean to mineral nutrition? The study of how plants get a mineral element and utilize them from their growth and development is called mineral nutrition.
If the minerals are not available to plant, a specific symptom appear due to the deficiency of particular element. There are methods to determine the requirement of mineral by plants. Some such a method are given below. Friend, the next topic is methods to determine the requirement of minerals from a plant. So minerals are absorbed by the plant in a solution form. So it is a possible to grow plants in a water contain the desired amount of minerals, salt, taking care that the areas part of the exposed to air and light. The techniques of growing plant in a nutrient solution in a complete absence of soil is known as the hydroponics water culture. That is called to the water culture. What do you mean to the water culture? This techniques of growing plants in the nutrient solutions in a complete absence of soil is known as the water nutritions. It was demonstrated from the first time by a German botanist Johannes von Sem there in the year 1980. In water culture experiments, seedlings are the made of grow in the water containing to the known nutrients in a particular proportion, and various bulbing of their air rotatingly down to the provide to sufficient oxygen to the root system. The culture of solution may be contain all stimuli nutrition expect the ones was important is to be identified. Then the plant growing in it is compared to one growing with all stimuli nutrition control experiment. Here showing this diagram picture, and there is a controlling method. There are funnel for the adding water and nutrient and filtrant tube and nutrient solution. There is important. There is a culture experiment. What is a help for the culture experiment in understanding? The water culture experiment help us to understanding which element is stimuli for a normal growth of plant and which element is not stimuli and it is absorbed along with the other nutrients and how much quantity of each mineral is stimuli. There are hydroponics has been to successfully employed for the commercially production of seedless cucumber, tomato, and lettuce. And the aeroponics is like a hydroponics. Aeroponics is another techniques of growing a plant in the air, mist, and environment without the use of soil. And aeroponics is a techniques of growing plants with their roots supplied with the moisture present in the air. Rooted plants are placed in the special types of box. Thus, shaded of the rootless plant are the exposed outer air and the root are inside the box having computer control humidity atmosphere. The root are spread misted from the short duration with the hydro-automatized pure water nutrient solution. This method has been to develop recently since the plant is a culture by these techniques get a very good growth of root hair. It is a very useful method for this research purpose and cottage plant is oilized is has been to successfully grow through the aeroponics. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आता है खनिज पोषण यानी मिनरल न्यूट्रिशन बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अब हम विवेचन करेंगे कि कैसे पौधों का पोषक तत्व प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। इन कार्बोहाइड्रेट में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन में मुख्य तत्व जो है कार्बन होता है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। आप याद रखना जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें वसा एवं प्रोटीन में मुख्य तत्व जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। इन तीन तत्वों के साथ पौधों को जीवित रहने के लिए जो है अनेकों तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन सभी को प्रायः खनिज पोषण कहते हैं। यानी इसे क्या कहते हैं, जो और भी एलिमेंट की आवश्यकता होती है उसे हम खनिज पोषण कहते हैं। ये लवण रूप में पादपों में जड़ द्वारा अवशोषित होते हैं। पौधे कैसे खनिज तत्वों को प्राप्त करते हैं और उन्हें अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोग में लाते हैं, इसके अध्ययन को खनिज पोषण ही कहते हैं। यानी जितने भी जो अध्ययन है उनके पोषण के लिए उसे खनिज अध्ययन पोषण कहते हैं। यदि पौधों को खनिज नहीं मिलते तो विशेष तत्व की कमी से विशिष्ट लक्षण प्रकट हो सकते हैं। कुछ ऐसी विधियां हैं जिससे खनिजों की आवश्यकता ज्ञात की जा सकती है। इनमें से कुछ जो है नीचे दी गई है जिसके बारे में आप समझ सकते हो। कहते हैं खनिज तत्वों की आवश्यकता ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है। देखिए दोस्तों, जिस किसान को भी अगर खनिज तत्व के बारे में पता लग गया कि पौधों के कौन से खनिज की आवश्यकता है तो उसके जो है
बहुत अच्छा जो है फसल की जो है ग्रोथ किया जा सकता है। तो ये किसानों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम एनालाइज करें कि खनिज तत्व की आवश्यकता है कि कौन सी विधि से जैसे हम पता कर सकते हैं कि पौधों में कौन सी खनिज की कमी पड़ गई है और इसके लिए हम क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं पादप खनिज तत्वों के विलयन यानी सोल्यूशन के रूप में अवशोषित करते हैं। अंत पौधों को ऐसे जल में उगाया जा सकता है जिनमें खनिज लवणों की निश्चित मात्रा हो तथा पौधों का वायवीय भाग बाहर एवं प्रकाश में खुला हो। यानी अवायवीय भाग, ठीक है, जो वायवीय भाग होता है वो ऊपर होना चाहिए, अवायवीय भाग जो हो अंदर हो, क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन चाहिए उसको वो ऊपर होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें खनिज लवणों की निश्चित मात्रा है तथा पौधों का वायवीय भाग बाहर होना चाहिए जिससे वो प्रकाश संश्लेषण कर सके। ऐसी तकनीक जिसमें पौधों को पोषक विलयन में जो है मिट्टी रहित उगाया अथवा संवर्धन किया जाए उसे हम जो है हाइड्रोपोनिक्स यानी वाटर कल्चर यानी जल संवर्धन भी कहते हैं। कहते हैं जल संवर्धन कहलाता है कि इसमें जो है हम मिट्टी रहित पौधों को उगाते हैं। जर्मनी के वनस्पतिज्ञ जो बॉटनिकलिस्ट जो थे जूलियस वॉन सैक्स ने 1980 में सबसे पहली बार इस तकनीकी को दर्शाया था। यानी 1980 के दशक में जो है जर्मनी के वनस्पतिज्ञ जूलियस वॉन सैक्स ने 1980 के दशक में जो है इस तकनीक को जो है विकास किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहा। कहते हैं जल संवर्धन के प्रयोग में नववेदित पौधे यानी सीडलिंग को ऐसे जल में उगाया जाता है जिसमें विशेष पोषक तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। जनतंत्र के जो है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा यहाँ उपलब्ध होता है तो उसको उगाना बहुत ही आसान हो जाता है। कहते हैं कि निष्क्रिय तेज गति से हवा वायु की बुलबुले प्रभावित करते हैं। संवर्धन विलयन में सभी आवश्यक पोषक तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, केवल उस एक को अलावा किसी विशेषताओं को जानना है। अब इनमें उगाए पौधों की तुलना उस पौधों से की जाती है जो समस्त आवश्यक पोषक तत्व युक्त संवर्धन विलयन में उगाया हुआ हो। जैसे नियंत्रण प्रयोग यानी कंट्रोल, इसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, नियंत्रण प्रयोग। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि पानी और पोषक तत्वों को डालने के लिए कीप लगा दिया गया है और एक हवा जानने वाली नालिका लगा दी गई है और यहाँ पर जो है रुई की थोड़ा सा कॉटन लगा दी गई है और पोषक तत्व वाला विलयन यहाँ पर डाल दिया गया है। तो इस तरह से जो है पौधों को आप ग्रोथ कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान मेथड होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं, कौन सा मेथड कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट यानी नियंत्रण प्रयोग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इससे हमें पोषक तत्वों के बारे में पता लग जाता है। कहते हैं जब जल संवर्धन प्रयोग में हम जान सकते हैं कि पौधों की सामान्य विधि के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, क्योंकि हम समय समय पर जो है तत्व को बदलते रहते हैं। इससे हमें सही तत्व का पता लग जाएगा जिससे पौधा ग्रोथ कर रहा हो। कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है और दूसरे तत्व के साथ अवशोषित हो जाता है, तो ये भी बात हमें पता लग जाएगा। और प्रत्येक खनिज तत्व की आवश्यकता कितनी मात्रा में है ये भी हमें इससे ज्ञात हो जाएगा। कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स से बीज रहित खीरे, टमाटर एवं सलाद का सफल वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा है। यानी खीरे जो हैं, टमाटर हैं और सलाद हैं, आज बहुत जो रूप में जो है खाद्य उत्पादन में बनने लगे हुए हैं और उत्पादन बहुत अच्छा भी हो रहा है। वायु संवर्धन यानी एरोपोनिक्स में वायु संवर्धन भी जल संवर्धन जैसी ही एक तकनीक है जिसमें पौधों को वायु तथा कहा वाले वातावरण में बगैर मुद्रा को उगाया जाता है। यानी इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, बिना मिट्टी के ही इसको उगाया जाता है। कहते हैं वायु संवर्धन पादप ऐसी तकनीक है जिसमें पौधों की जड़ों को जो है वायुमंडल में उपस्थित नमी उपलब्ध कराई जाती है और एक विशेष प्रकार के डिब्बे में जो जड़ युक्त पौधों को इस प्रकार रख दिया जाता है कि उसका प्रभाव बाहर वायु में खुला हुआ हो, क्योंकि जब तक वो खुला हुआ ऊपर वायु में नहीं रहेगा ये प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन नहीं बनाएगा। तथा जड़ों में डिब्बों के अंदर हो, इस यानी जड़ जो हो डिब्बों के अंदर हो। आपने देखा ही भी होगा कई जगहों पर ऐसे पौधे उगाए जा रहे हैं आज के समय में। इस डिब्बे में आर्द्र वातावरण होता है जो कंप्यूटर द्वारा नियंत्रण होती है। जड़ों एवं अल्प अवधि के लिए हाइड्रोएटोमाइज जल तथा पोषक विलयन की फुहार डाली जाती है इसमें। यह विधि हाल ही में विकसित हुई है क्योंकि इस तकनीक ने संवर्धित किए हुए पौधों में जड़ रोम की अत्यधिक वृद्धि होती है। अंततः यह विविध अनुसंधान हेतु बहुत ही लाभदायक है और अवयव संवर्धन से अलीवा और साइट्रस के पादप सफलतापूर्वक पूर्वक उगाए गए हैं। यानी ऑलिव्स और साइट्रस के पौधे जो है इस अवयव प्रवर्धन द्वारा जो है उगाया गया है। कौन सा पौधा दोस्तों, अवयव जो प्रवर्धन के जो द्वारा जो है ऑलिव्स और साइट्रस पौधे उगाए गए हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बोटनी आगे लेना चाहते हैं, ठीक है,
बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ के, तो बॉटनी वाले स्टूडेंट के लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही मायने रखता है। ये घर पे भी आप कर सकते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है और इससे जो है आपको सही नॉलेज भी मिलेगी। Our next topic is initially minerals element. Friend, what do you mean initially mineral element? You know that 112 element has been discovered until now. So you might be is wondering whether plant require all 112 elements for their minerals nutrition. Most of the mineral elements present in the soil are absorbed by the roots of the plant, but all are not initially. Only 70 elements are considered as essential for the plants. Let's us now discuss the criteria for their essentiality of element of normal plant growth. Friend, here is only 70 elements are considered as essential for the plant. So, first point is the criteria for the essentiality of element. Criteria for the essentiality of element. The nutrient of element which is the essential for the healthy growth of plant is called initially nutrition and essentially element. The initially nutrition and initially element, their roots absorb about 60 element from the soil. They determine which one is essentially element is the following criteria are used. Here, first point is initially element is absolute. They are necessary for normal growth and reproduction of the plant and should be a part of initially metabolite for a plant growth. Second is the requirement of the element is very specific and it cannot be replaced by another element. The element is directly or indirectly involved in their metabolism of a plant. And fourth is in the deficiency of the initially element, their plant would be exhibit to especially symptom of deficiency and the plant would be recovered from the symptom if supplied with the deficiency element. For example, magnesium is said to be an initially element because it is initially for their formation of chlorophyll molecules. It is a deficiency caused by the yellowing of leaves. So, दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि अनिवार्य खनिज तत्व इनिशियली जो है मिनरल्स एलिमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आपको ज्ञात ही है कि अभी तक जो है हमने 112 तत्व की खोज कर चुके हैं। अब जो उत्सुक होंगे कि क्या पौधों की खनिज पोषक के लिए साढ़े 112 तत्व की आवश्यकता होती है। अधिकांश खनिज तत्व जो है मिट्टी में उपस्थित होते हैं तथा जो है पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित भी होते हैं, परंतु सारे तत्व अनिवार्य नहीं होते हैं। केवल 17 तत्व जो होते हैं पदार्थों के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं। अब हम तत्व की अनिवार्यता परिभाषित करने की कसौटी का आधार समझेंगे कि आखिर हम इसको जो तत्व है उसको हम कैसे जो है इसको जो है हमारे लिए और पौधों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, जो ये इसको वृद्धि करने में हेल्प कर सकता है। कहते हैं कि तत्वों की अनिवार्यता जानने की कसौटी का आधार क्या है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात भी रखता है कि तत्वों की अनिवार्यता कितने रखती है, क्या पौधे के लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे जो है, क्योंकि हमारे समझ जो है 112 एलिमेंट है और 112 एलिमेंट जो है कुछ न कुछ अपना गुण लेके ठीक है जो है यहाँ पर उपस्थित है। कहते हैं पौधों की स्वास्थ्य वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व अनिवार्य होते हैं उन्हें अनिवार्य पोषक तत्व या अनिवार्य तत्व भी कहते हैं। जैसे मिट्टी से जड़ें जो है करीबन 60 तत्व अवशोषित करती है। 60 तत्व जो है पौधे जो हैं धरती से अवशोषित करती है। यह अवशोषित करने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं एक अनिवार्य तत्व पादप की सामान्य वृद्धि तथा जनन पूर्ण रूप में आवश्यक होती है। देखिए अगर किसी एक एलिमेंट की कमी हो जाए तो पौधे जो है अपना फल देने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। कहते हैं उस तत्वों की आवश्यकता बहुत वृहत होती है तथा कोई अन्य तत्व से स्थापित नहीं कर सकते, यानी जो तत्व उसको चाहिए वो तत्व उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दूसरा तत्व आप उसको दे नहीं सकोगे। ठीक है, यह तत्व पादप पोषण में सीधे जो है संगठित होती है, यानी डायरेक्ट जो है ये अब्जॉर्ब करती है। इसमें जो उदाहरण के लिए आप देख सकते हो मैग्नीशियम एक अनिवार्य तत्व माना जाता है क्योंकि यह क्लोरोफिल अणु निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी न्यूनता से पत्तियां पीली पड़ जाती है, यानी इसका कम होगा मात्रा तो आपको पता है कि जो मैग्नीशियम की कमी से जो है पत्तियां पीली दिखती है, तो पीली हो जाएगा तो समझ जाना कि इसमें जो है मैग्नीशियम की कमी है। अब हमारे यहाँ अनिवार्य तत्व के प्रकार
आगे का जो वीडियो है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये पार्ट जो था हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही जरूरी था। अगला पार्ट जो है अत्यंत ही आवश्यक है, तो अगले पार्ट को आप मिस नहीं कीजिए, उसको देखिए और समझिए और जानिए। ठीक है, ये पार्ट में हमारा इतना था, हम अगले पार्ट बी पार्ट में मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।